हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 27 फरवरी को यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की एक घटना है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर टकराता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाश की एक घटना है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर टकराता है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है इसका हीरे का चमकना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे हीरे का चमकना। इसमें हम लिखेंगे हीरे का उच्च अपवर्तनांक और कम क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होने के कारण प्रकाश इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जिससे वह अत्यधिक चमकता है। फिर से देखिए, हीरे के चमकने में हमने यहाँ पर लिखा है कि हीरे का उच्च अपवर्तनांक और कम क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होने के कारण प्रकाश इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जिससे वह अत्यधिक चमकता है। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सेकंड अनुप्रयोग है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें हम लिखते हैं प्रकाश संकेतों को बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक भेजने के लिए इनका उपयोग इंटरनेट, दूरसंचार और चिकित्सा में होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, प्रकाश संकेतों को बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक भेजने के लिए इनका उपयोग इंटरनेट, दूरसंचार और चिकित्सा में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको इस वीडियो से ही आपके 10 से 15 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है ना, तो आपको बस क्या कर लेना है, आपको बस क्लास 12 फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। अगर आपने बस इतना कर लिया ना तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठाकर तो देखिए, चाहे 2017 का, सबसे पहले आपको करना होगा 2025 का, उसके बाद करिए 24, 23, 22। पहले आप ये क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए और फिर देखना कि आपके क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पद में। तो ये होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m के, जहाँ h क्या है प्लैंक नियतांक है और k क्या है, k गतिज ऊर्जा। तो देखिए हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m के, जहाँ पर h क्या है, h यहाँ पर प्लैंक नियतांक है और k क्या है, k गतिज ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछा गया है, चाहे 2017 की बात करें या 20 की बात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट ही होता है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से ये बहुत सारे पेपर सेट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों का व्यासों का अनुपात 2:1 है, तो इनके प्रतिरोधों की हमें यहाँ पर तुलना करनी होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, दो तारों के व्यासों का अनुपात। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है दो तारों के व्यासों का अनुपात, दो तारों के व्यासों का अनुपात, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है D1 और D2। क्या दिया गया है फ्रेंड्स,
D1 अनुपात D2 हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2:1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो हो जाएगा R1 = D1/2। इसी प्रकार हम निकाल देंगे। तो देखिए D1 क्या दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा कितने बार, एक बार में, यानी कि हमारा R1 कितना निकल कर आ गई, R1 निकल कर आ गई है 1। इसी प्रकार देखिए हम R2 यानी कि दूसरी त्रिज्या निकालेंगे। तो हम इसको भी किस प्रकार निकालेंगे, D2/2। तो यहाँ पर जो हमारी D2 है वो है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हमारा R2 यानी कि R2 त्रिज्या निकल कर आ गई है हमारी 1/2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बस हमने इसमें क्या किया है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दो तारों की व्यासों का अनुपात कितना दिया गया है, D1/D2, यानी कि 2:1 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें यहाँ पर निकालना था R1। तो हमें यहाँ पर R1 निकालना था, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हमने यहाँ पर इसलिए D1/2 कर दिया और यहाँ पर D2/2 कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई है R1 और R2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें R1 अनुपात R2 निकालना होगा। ठीक है, ये क्या करना है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि सूत्र तार के प्रतिरोध का वो क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र तार के प्रतिरोध का। सूत्र तार के प्रतिरोध का क्या है, R = ρL/A, जहाँ पर रो और एल क्या होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर जो रो और एल रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये क्या है, रो और एल क्या होंगे, कांस्टेंट, ये होंगे कांस्टेंट, यानी कि नियतांक होंगे, स्थिर होंगे। तो यानी कि ये जो ए होगा ना, ये A1 और A2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे R1 = ρL/A1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, ρL/A2, तो ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा R1/R2 = आ जाएगा ρL/A1 अनुपात ρL/A2, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे ना R1/R2, तो देखिए रो एल तो यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/A1/1/A2। तो यानी कि यहाँ निकल कर आ जाएगा R1 अनुपात R2 कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा A2/A1। और A क्या है, A हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, यानी कि A बराबर क्या होता है, ये होता है πr²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे, हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये है R1/R2 = A2/A1। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A = होता है πr²। तो देखिए वो वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R1/R2 = यहाँ पर हो जाएगा πr², लेकिन R2 क्योंकि यहाँ पर है A2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हो जाएगा πr1², ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2²/R1²। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं R2 की वैल्यू कितनी थी, R2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी और R1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है R1 तो निकल कर आया था 1 और R2 निकल कर आया था 1/2। ठीक है, R1 कितना निकल कर आया था 1 और R2 हमारा निकल कर आया था 1/2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा R1/R2 = R2 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा R1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 = 1/4
1/1। तो जब हम इसके नीचे भी 1 मान लेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा R1/R2 हो जाएगा 1/4। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था प्रतिरोधों निकालना था, तार का प्रतिरोध की तुलना करनी थी हमें। तो हमारा जो प्रतिरोध निकल कर आया है वो आया है 1/4। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट ही होता है, चाहे आप 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 24, 23, 22 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या और ये जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या और ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा गया प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण और त्रिज्या यानी कि R के अर्धवृत्त के कारण। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना होगा, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है जब प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण और त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण, यानी कि इसमें हमें जो आंसर देना होगा वो देना होगा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है, तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर O केंद्र है, इसमें इस अर्धवृत्त में क्या है, यहाँ पर O केंद्र है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें धारा प्रवाहित देखने को मिल रही है। और L क्या है, L लंबाई है, और R क्या है, R त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपको त्रिज्या दिखाई दे रही होगी। तो ये डायग्राम आपको देखने को कुछ ऐसे मिल रहा है कि आपने चांदा तो देखा होगा, यानी कि प्रोटेक्टर, तो आपको कुछ इसी प्रकार का दिख रहा होगा, ये आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। उसमें देखिए कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री, और यहाँ पर भी होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो ये हमने देखा था चांदे में, यानी कि प्रोटेक्टर में। तो इसमें अगर सीधी जा रही है लंबाई, मतलब एक तार की लंबाई भी सीधी जा रही है, और उसमें जाने वाली बहने वाली, यानी कि उसमें बहने वाली धारा भी क्या हो, सीधी जा रही हो, तब क्या हो जाएगा, तब थीटा = 0 डिग्री या थीटा = 180 डिग्री हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए जो हमें चित्र दिया हुआ है ना, तो इसमें हमसे ये बोला गया है प्रत्येक L लंबाई के कारण सीधे भाग के कारण हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि चांदा होता है, प्रोटेक्टर होता है, वो इस प्रकार होता है, यहाँ पर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, और इसी प्रकार यहाँ पर 0 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर सीधी जा रही है लंबाई, मतलब एक तार की लंबाई भी सीधी जा रही है, तो उसमें बहने वाली धारा भी क्या होगी, इसमें बहने वाली धारा भी सीधी जा रही होगी। तो देखिए तो हो जाएगा थीटा = 0 या 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में लगेगा बायो-सैवर्ट का नियम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से हम लिखेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। तो देखिए हम सभी जानते हैं बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, dV = μ0/4π × I × dl sin थीटा अपॉन में R²। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थीटा = 0 डिग्री रख देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो यानी कि साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा गुणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम थीटा = 180 डिग्री कर दें, तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी हमारा होता है 0। ठीक है, तो देखिए यानी कि dB कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सीधे तार की बात हो रही है, तो यहाँ पर 0 डिग्री या 180 डिग्री ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हम सभी जानते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट डालकर लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो ये होता है हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ये हमारा किसका सूत्र होता है? ये होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया अर्धवृत्त के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिज्या r के अर्धवृत्त के कारण हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया? आधा। तो अर्धवृत्त के लिए क्या होगा? अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा आधा। तो अर्धवृत्त के लिए आधा होगा, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर B बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4r म्यू नॉट आई। ये है म्यू नॉट। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4r। ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रही तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। और देखिए, हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूस्टर का नियम क्या है। तो हमें यहाँ पर बताना होगा बूस्टर का नियम क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, बूस्टर का नियम बताता है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर एक खास कोण यानी कि बूस्टर कोण पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो परावर्तित प्रकाश होता है वो पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है, और यह परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होती है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है? बूस्टर का नियम बताता है जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर एक खास कोण यानी कि बूस्टर कोण पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है, और यह परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होती है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इंटू बी, जहाँ पर म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है, और थीटा भी क्या है? बूस्टर कोण है, यानी कि ध्रुवण कोण है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। और देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बूस्टर का नियम क्या है। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं उपयोगों को लिखिए। तो हमें यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं उपयोगों को लिखना होगा। तो देखिए, पहला उपयोग है सूक्ष्म तरंगों का, पहला उपयोग है घर में भोजन को जल्दी गर्म करने या पकाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या है इसका पहला उपयोग? कि घर में भोजन को जल्दी गर्म करने या पकाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, दूसरा उपयोग है हमारा हवाई जहाज़ों और जहाज़ों की स्थिति, गति और दिशा का पता लगाने के लिए रडार में भी इन तरंगों का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं? कारण सहित समझाइए। तो हमें इसमें बताना होगा कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर कारण भी बताना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, नहीं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, यानी कि नहीं काट सकते हैं। और देखिए, कारण हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो अलग अलग मान होंगे। चूंकि किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव का केवल एक ही मान हो सकता है, इसलिए ऐसा होना असंभव है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो हमें कारण बताना था। तो हमने वही बात यहाँ पर लिखी है, नहीं, तो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के दो अलग अलग मान होंगे। चूंकि किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव का केवल एक ही मान हो सकता है, इसलिए ऐसा होना असंभव है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का हमें समीकरण लिखना था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12 mv²
ये, और वी क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, जहाँ पर एच क्या है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू क्या आवर्ती और न्यू नोट क्या है, दहली आवर्ती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, जहाँ पर एच क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू आवर्ती और न्यू नोट दहली आवर्ती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखना होगा। तो देखिए, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पर पी क्या है, पी हमारा कण का संवेग है। तो इसके हम जानते हैं संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। तो आप इसकी जगह एम वी भी लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख कर आएंगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, या अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिख कर आए तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ये दोनों फॉर्मूले लिख कर आए तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है, पी कण का संवेग है, और एम क्या है, एम कण का द्रव्यमान है, और बात करें वी की तो वी है कण का वेग। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर मान लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया मान वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया मान वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS होता है। तो यहाँ पर हमारा VRMS क्या है, 220 दिया गया है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव का शिखर मान। तो देखिए, शिखर मान यानी कि वी नॉट के लिए हमें यहाँ पर गणना करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शिखर मान यानी कि वी नॉट के लिए गणना सूत्र होता है हमारा वी नॉट इज इक्वल टू VRMS इंटू रूट 2। और हम सभी जानते हैं रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414। तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे वी नॉट क्या है, ये शिखर मान है और हमें विभव का शिखर मान निकालना है। और VRMS कितना दिया गया है, VRMS दिया गया है हमें 220 वोल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे VRMS है 220 इंटू, अब रूट 2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, तो वो होगी 1.414। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 311 वोल्ट लगभग। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे लगभग। तो यानी कि हमारा विभव का शिखर मान कितना निकल कर आ गया है, 311 वोल्ट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टमीटर द्वारा मापा गया मान क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS होता है। तो VRMS क्या है, 220 वोल्ट है। तो शिखर मान के लिए गणना सूत्र हमें करना था, तो वी नॉट इज इक्वल टू VRMS इंटू रूट 2। तो इस प्रकार हमने विभव का शिखर मान निकाल दिया 311 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, वाटहीन धारा वह धारा है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC परिपथ में प्रवाहित होने पर कोई औसत शक्ति क्षय नहीं करती, यानी परिपथ में ऊर्जा की खपत शून्य होती है। तो वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य, हम यहाँ पर लिखते हैं, वाटहीन धारा वह धारा है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC परिपथ में प्रवाहित होने पर कोई औसत शक्ति क्षय नहीं करती, यानी परिपथ में ऊर्जा की खपत क्या होती है, शून्य होती है। तो ये हमारी वाटहीन धारा है। तो अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मात्रक तथा विमा लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है, और देखिए कई बार आपसे MCQ में भी डायरेक्टली पूछा जाएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए या विमा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इसकी विमा और मात्रक और सूत्र क्या। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है M इज इक्वल टू I इंटू A। और बात करें मात्रक की, तो मात्रक इसका एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, ये है यहाँ पर है टेस्ला। और बात करें इसके विमेय सूत्र की, तो इसका विमेय सूत्र होता है L स्क्वायर इंटू A। तो फ्रेंड्स, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, M इज इक्वल टू I इंटू A। और बात करें मात्रक की, तो मात्रक है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला। और बात करें विमेय सूत्र की, तो इसका विमेय सूत्र होगा L स्क्वायर इंटू A। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अल्फा कण 2He4 की बंधन ऊर्जा 7 MeV प्रति न्यूक्लियन है, तो इसकी कुल बंधन ऊर्जा क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अल्फा कण 2He4 में कुल 4 न्यूक्लियन होते हैं। कितने होते हैं, कुल 4 न्यूक्लियन होते हैं। 2 तो इसमें प्रोटॉन है और 2 है न्यूट्रॉन। ठीक है, यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7 MeV है वो, तो कुल बंधन ऊर्जा कितनी होगी,
तो देखिए कुल बंधन ऊर्जा निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम 7 MeV गुणा 7 MeV गुणा कितने न्यूक्लियन है 4, तो 7 MeV इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगी 28 MeV। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अल्फा कण 2He4 की बंधन ऊर्जा 7 MeV प्रति न्यूक्लियन है, तो इसकी कुल बंधन ऊर्जा क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा कण 2He4 में कुल 4 न्यूक्लियन यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7 MeV हो तो कुल बंधन ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी 28 MeV। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोध ताप को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। क्या 4 ओम प्रतिरोध ताप को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें बताना है कि जब 4 ओम प्रतिरोध ताप को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कि 4 ओम का क्या है प्रतिरोध है, ठीक है। तो देखिए और इसको हमने बोला गया था कि 4 ओम प्रतिरोध ताप को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पर इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ लिया। तो इसमें क्या है, इसमें धारा इस प्रकार बह रही है, इसमें I1 धारा यहाँ पर बह रही है और इसके विपरीत I2 धारा यहाँ पर बह रही है, तो ये ऐसे बह के ये धारा यहाँ से निकल जाती है। तो इसमें R1 और R2 प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने 2 ओम कर दिया और यहाँ पर हमने 2 ओम लिख दिया। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा, लंबाई के। प्रतिरोध यानी कि R किसके समानुपाती होगा, L यानी कि लंबाई के। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर धारा विभाजित हो रही है, तो R1 यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित हो रही है तो R1 व R2 क्या हुआ है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमें इस सूत्र में क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ये सूत्र हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर धारा क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे 1/R इज इक्वल टू R1 कितना है, R1 है 2 ओम, तो 1/2, और R2 कितना है, ये भी हमारा 2 ओम ही है, तो यह आ जाएगा 1/2। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/R इज इक्वल टू 2/2। तो जब इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/R इज इक्वल टू 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इसमें, तो यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा हमारा 1 ओम। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था वृत्त के व्यासों के सिरे के बीच प्रभावी प्रतिरोध, तो ये निकल कर आया हमारा 1 ओम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कला संबंधित स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे प्रकाश स्रोत है जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होती है और तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, कला संबंधित स्रोत कहलाते हैं। तो कला संबंधित स्रोत क्या होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होती है और तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, कला संबंधित स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दैलीय तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो हमें बताना होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दैलीय तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जब किसी धातु के तल पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एक निश्चित अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा नोट से कम हो। इस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को दैलीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दैलीय तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य ये हमें बताना था। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जब किसी धातु के तल पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एक निश्चित अधिकतम तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा नोट से कम हो। इस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को दैलीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के एक ऐसे रूप है जो आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के ऐसे रूप है जो आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न होती है और प्रकाश की गति यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में से निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के ऐसे रूप है जो आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न होती है और प्रकाश की गति यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। अब इसके आगे हम लिखते हैं
यहाँ पर हम आगे लिखते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशा में कंपन करते हैं और इन्हें संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती, ए और बी कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचार के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की मुख्य विशेषताओं की। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण जैसे गुण प्रदर्शित करती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है वो है ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण जैसे गुण प्रदर्शित करती है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं ये एक दूसरे के लंबवत दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी होती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं निर्वात में इनकी गति प्रकाश की गति लगभग यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। अगला पॉइंट है इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात, हवा, ठोस और द्रव सभी माध्यमों में यात्रा कर सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स आप 2017 से 2025 तक का अनसोल्ड पेपर उठा करके देखना, आपको ये क्वेश्चंस रिपीट देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें हेल्प मिल रही है और हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना जिससे सभी को हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।